हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वन संसाधन। वन संसाधन का हम पिछले टॉपिक जो है उसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें शेष रह गया था। इसमें हम वनों की जो भारत में स्थिति है उसको हम पढ़ चुके थे। साथ ही वनों के प्रकार को हमने देखा था और इसके अलावा जो वनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष महत्व है उनका भी हमने अध्ययन कर लिया था। अब वर्तमान में आज हम अध्ययन करने वाले हैं वन नीति का। हम इसमें पहले मुख्य समस्याएं जो भारत में है वनों को लेकर उनका हम स्टडी कर चुके हैं। वन नीति की अगर बात करें तो सबसे पहले भारत में जो वन नीति बनी थी 1854 में बनी थी और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि वनों की देखरेख के लिए विकास के लिए एक समिति बनाई जाएगी और ये प्रांत और वन विभाग की स्थापना इसमें की जाएगी। परंतु ये इतनी एक्टिव और एफिशिएंट नहीं रही। इसके बाद में जब से 1950 में एक सबसे पहले भारत सरकार ने एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की और उसके बाद में एक और चीज़ हुआ कि इस बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर 31 मई 1954 को मतलब ठीक 100 साल बाद में, यानी ब्रिटिश सरकार के ठीक 100 साल बाद में केंद्र सरकार ने वनों के संबंध में एक नवीन नीति की घोषणा की, जिसके प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया कि कृषि भूमियों की उत्पादकता को बनाए रखने एवं उसे बढ़ाने के लिए वन बहुत अधिक जरूरी है। हम देख चुके थे और इसमें जो है मूल रूप से 4 उद्देश्य रखे गए थे। पहला तो है वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33% करना, दूसरा वनों को लगाना, तीसरा वनों को सुरक्षित करना और चौथा अंतिम उद्देश्य जो था वनों के संबंध में अनुसंधान करना, इसको बढ़ावा देना भी इस जो है वन नीति का उद्देश्य था। अब तो सरकार ने जो 1988 की एक नवीन वन नीति घोषित की, यानी 1954 के बाद में एक और 7 दिसंबर 1988 को एक नवीन नीति की घोषणा की। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जिनको इंक्लूड किया गया था, जिनको प्रारंभ में वन नीति में जो शेष रह गए थे। तो इसमें जो है पर्यावरण स्थिरता की बात की गई। दूसरा जो है जीव जंतुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर की हिफाजत करना, यानी कि जो वनों में रहने वाले जीव हैं और विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति की प्रजातियां हैं, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वन संसाधन की जो नीति थी इसके अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाने लगा। तीसरा जो है लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना। इसमें जो है बुनियादी ज़रूरतों में लकड़ी की आवश्यकता है, खाने की चीज़ें, उसके अलावा जड़ी बूटियाँ, कंदमूल, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड है। और बिजनेस के लिए भी इसमें जो अर्थव्यवस्था के लिए जो महत्वपूर्ण जो आवश्यक सामग्रियाँ हैं वो उपलब्ध करवाना इसमें सम्मिलित किया गया है। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक नवीन वन नीति की निम्न बातें कही गई। इस नवीन नीति में कहा गया कि पहाड़ी घाटियों और नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में वन बढ़ाए जाएंगे ताकि अपरदन को और बाढ़ की जो समस्या है उसको रोका जा सके। दूसरा जो है जंगलों पर आदिवासियों और गरीबों के पारस्परिक हक बनाए रखे जाएंगे, यानी कि इनको या इनके हितों की रक्षा की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यदि वन क्षेत्र आप लगा रहे हैं तो उसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं और साथ ही वहाँ रहने वाले जो वनवासी हैं उनको, जनजातियों को बिल्कुल भी मतलब उनको हस्तक्षेप उनके जीवन में नहीं किया जाएगा। उनको यथावत वहीं निवास के लिए परमिशन दी जाएगी। तीसरा जो है वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देना, यानी कि कैसे हम वनों की प्रोडक्टिविटी को, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी ध्यान दिया जाएगा। अंतिम जो उद्देश्य रहा इसमें वर्तमान में वनों की कटाई को रोका जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है आज वनों की कटाई को लेकर है। वनों की अवैध कटाई जो है वो सबसे बड़ी बनी हुई है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए वनों का जो अपने आप में अलग से महत्व है। और साथ ही ग्रामीण कुटीर उद्योगों को छोड़कर वन पर आधारित जितने भी उद्योग हैं उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार निजी वन लगाए जाएंगे। मान लीजिए कोई संस्था है, उसको अगर वन आधारित किसी उत्पाद की आवश्यकता है और वो इन पर डिपेंड रहते हैं सरकारी आरक्षित या संरक्षित वनों पर, तो इनके लिए परमिशन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा कि कोई संस्था जो है अपना निजी वन क्षेत्र विकसित करे और उसी के अंतर्गत अपने आवश्यक उत्पादों को ये काम मिले। तो ये थे महत्वपूर्ण बातें जिसमें इन सब चीज़ों को रखा गया। और इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो था कि ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के जो लोग हैं जिनकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जैसे जलावन, छोटी छोटी इमारतें की लकड़ी, इन सब की पूर्ति को ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि जो आदिवासी लोग हैं और ग्रामीण के आदिवासी आसपास के जो लोग हैं उनकी जो सामान्य ज़रूरतें हैं वनों को लेकर उनको ध्यान में रखा जाएगा। और ये किसी रुकावट या किसी भी तरह के मतलब रोक से परे है ये। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि वनों के विकास के लिए इस नीति में कुछ सुझाव भी दिए गए, जिसमें वनों के क्षेत्र को विस्तार करने पर और वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर और वन संरक्षण को बल देने पर जोर दिया गया। और पहला जो है इसके अंतर्गत वन क्षेत्र के विस्तार के अंतर्गत कुछ चीज़ें रखी गई जिससे कि भारत में जो वन है उन क्षेत्रों का विस्तार किया जा सकता है। इसमें पहला जो है
वो है राज्य के वनों एवं कृषि विभागों के लिए न्यूनतम क्षेत्र का निर्धारण करना। कहने का मतलब ये है, जितने भी राज्य में वन एवं कृषि विभाग हैं, इन वन विभागों के द्वारा कुछ ऐसे सरकार के द्वारा ऐसा मापदंड निर्धारित कर दिया जाए कि इन क्षेत्रों में न्यूनतम इतना इतना % तो वन होना ही आवश्यक है। तो यह अनिवार्य कर दिया गया और इसके क्रियान्वयन को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना इसमें प्रस्तावित रखा गया, ताकि अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो और वृक्षारोपण के साथ साथ वनों को एक तरह से संरक्षण भी मिल जाए, जिसमें केंद्रीय वन बोर्ड ऐसी योजनाएं बनाना इसके लिए सुनिर्धारित किया गया। दूसरा है वन महोत्सव का प्रचार। इसके अंतर्गत वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए वन महोत्सव कार्यक्रम का खूब प्रचार प्रसार किया जाना प्रस्तावित किया गया और तकनीकी सलाह दिए जाने की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए और सर्वश्रेष्ठ इसमें कार्यकर्ता सम्मिलित होने चाहिए, ताकि इनको अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे बाद में इनको पुरस्कार दिया जाए। ऐसे इसमें रखे गए प्रावधान। और इसमें तीसरा जो है फार्म वृक्षारोपण को प्रोत्साहन, यानी कि गांव में जो फार्म होते हैं उनमें वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किए जाने पर इसमें बल दिया जाने लगा, ताकि जो फार्म है उनमें भी वनों का जो क्षेत्र है उसमें विस्तार हो और हम कुल वन क्षेत्र के इस प्रकार से विस्तार हम कर सकें। और इसके अंतर्गत जो वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी उसमें बिना सोचे समझे वृक्ष काटने की प्रवृत्ति को बिल्कुल ही मना ही कर दिया गया और साथ ही इसका कड़ाई से पालन करने के लिए बल दिया गया। यानी कि हम इसमें अवैध रूप से जो फार्म वृक्षारोपण है इसमें अवैध रूप से जो वृक्ष काटने की प्रवृत्ति है इसको बिल्कुल ही नकार दिया गया। अगला जो है इसमें हर बच्चे के लिए एक पेड़, यानी स्कूल व कॉलेजों में यह नारा लगाया जाना चाहिए। कहा गया है कि वृक्षों की संख्या में वृद्धि हो सके, यानी कि प्रत्येक जो शैक्षिक संस्थान है, जो शैक्षणिक संस्थान के अलावा सरकारी संस्थान है, उनमें कम से कम हर व्यक्ति पर एक पेड़ लगाए जाने के लिए अनिवार्यता की जो प्रस्ताव रखा गया। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये चीज़ अभी लागू भी की जाती है कि हर प्रत्येक शैक्षणिक और अशैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा वृक्षारोपण पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख फैक्टर है वो है वनों की उत्पादकता में वृद्धि। अब बात यह आती है कि वनों का विस्तार तो हम कर दें, परंतु इनमें अगर इनका उत्पादकता अच्छी नहीं होगी तो इनको लगाना व्यर्थ है। तो इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया गया है कि वनों से जितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं मिलती हैं उनकी मात्रा बहुत कम है और अपनी आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष लगभग 25 करोड़ रुपए मूल्य के वन उपजों का आयात करना पड़ता है। तो इसके लिए यह है कि अधिक से अधिक उनकी उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और वनों के उत्पादकता को बढ़ावा दिए जाने के लिए कुछ चीज़ें रखी गई। वो थी इसमें परिवहन संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, यानी कि ईजिली इनका ट्रांसपोर्टेशन हो सके, इसके लिए परिवहन संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जाए। दूसरा है परंपरागत तकनीकी का छुटकारा, यानी कि जो वनों की कटाई को, काट छाट को और उसके साथ साथ जो है नवीन इनको केंद्र से संस्थान तक, अनुसंधान केंद्र तक इन तक पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए परंपरागत साधनों को छोड़कर। तीसरा है वन संरक्षण। वन संरक्षण को लेकर यह वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए कई सारे प्रयास करना, जिसमें वनों की देखरेख, उसके साथ ही साथ छोटे छोटे पौधों का वृक्षारोपण करना, उनकी काट छाट करना इसमें सम्मिलित है। अब जो है अंतिम जो वर्तमान में उद्देश्य है वो जो है सबसे बड़ा कि वन संरक्षण के अंतर्गत कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो हमें रोकनी है। इसमें पहला है कि हिमालय क्षेत्र में वृक्षों के कटाव को रोकना। वर्तमान में जो हिमालय क्षेत्र है उनमें काफ़ी बड़े वन क्षेत्र इसमें सम्मिलित है और इसमें जो ज़्यादातर वन क्षेत्र जो हमें मिलेंगे 4000 फीट के ऊपर के जो वृक्ष हैं उनके 4000 फीट के ऊपर जो ऊंचाई पर जो वृक्ष स्थित है उनके कटाव पर सख्त ही रोक दिया गया। और आज वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में वनों के अभाव के कारण लैंडस्लाइड्स की और कई सारी ऐसी समस्याओं में वृद्धि होने लगी है। तो इसमें विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र के वृक्षों की कटाई पर रोक के ऊपर ध्यान दिया गया। और जो अगला है उसमें पशुओं की मुक्त चराई पर रोक, यानी कि किसी भी किसान के द्वारा या किसी भी पशुचारक के द्वारा पशुओं को खुले में चराई के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। इसके लिए चारागाह क्षेत्र विकसित किया जाए पृथक से, ताकि पशुओं के द्वारा जो वन क्षेत्र और जो जंगली भूमि है उनको जो नुकसान पहुंचाया जाता है उसको रोका जा सके, उसका रोकथाम किया जा सके। तो ये सब चीज़ें जो है कि जो नवीन वन नीति है 1988 की, उसके अंतर्गत इसमें उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है और इसका जो मूल उद्देश्य है वन संरक्षण करना और भावी पीढ़ी के लिए भी वन संसाधनों को उपलब्ध करवाना है। परंपरागत प्रबंध व्यवस्था में पारंपरिक तंत्र का संरक्षण, यानी कि आज पुनः भारत की तरफ से यह पहल की गई है कि परंपरागत तरीकों को इन पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए, वनों के संरक्षण के लिए दोबारा अपनाया जाए, इनको बढ़ावा दिया जाए, ना कि बड़े क्षेत्र स्तर पर
बल्कि माइक्रो लेवल पर भी इन चीज़ों को बहुत बड़े स्तर पर इसका लागू किया जाए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति विशेष को वनों के महत्व का पता लग सके और जो जीव हैं उनका भी संरक्षण किया जा सके, जिससे पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता भी बनी रहे और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। इसमें हम अगर देखें कि इस बात को पक्का करने के लिए कि वनों को समुदाय संसाधन समझा जाए, सामान्य सभी ग्रामीण और वनस्पति समुदाय विशेष जिनमें जनजाति समुदाय वनों के संरक्षण के लिए 4 उपायों का अनुसरण करने के लिए इस पर बल दिया गया है, जिसमें पहला है पवित्र उपवनों का संरक्षण, महत्वपूर्ण वनों का संरक्षण, वन उपज का न्याय संगत वितरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया। अब वन उन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन और वन आरोपण, ये दोनों को हमें एक तरह से वर्ड समझे तो कि ये एक ही चीज़ है, वन रोपण और वन उन्मूलन। इनको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके कारण भी देखने हमें पड़ेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या बन कर आई है वो वन उन्मूलन की समस्या बन के आई है। इसमें अगर हम बात करें कि मनुष्य के द्वारा जो विकास किया गया है, नगरीकरण किया गया है, उस नगरीकरण की होड़ में कई तरीके से प्रकृति के आवरण के साथ में छेड़छाड़ की गई है, वनों का वृक्षों का बड़े स्तर पर कटाई की गई है और इस कारण से आज वनों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इसके लिए जो कारण जिम्मेदार इसमें है दावानल यानी वन आरोपण के लिए एक प्राकृतिक कारण है। ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ वर्ष के अधिकतर दिनों में तापमान काफ़ी उच्च होता है एवं हवाएं काफ़ी तीव्र से प्रवाहित होती है, वहाँ दावाग्नि की घटनाएं घटित होती है। दावाग्नि में सर्वाधिक प्रभावित देश दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया है। इन देशों में लगभग प्रत्येक वर्ष दावाग्नि से लाखों हेक्टेयर वन का विनाश हो जाता है। तो आज के टाइम पे न केवल मानवीय आपदाएं जबकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी वन खतरे में हैं। अगर हम अभी कुछ ही समय के आंकड़ों की तरफ ध्यान दें तो कि ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया और इवन कई सारे ऐसे देश हैं जो वनों की अग्नि से प्रभावित हैं, जो कि प्राकृतिक कारणों से लगती है, जबकि अचानक से किसी क्षेत्र विशेष में तापमान में बढ़ोतरी के कारण। तो उसको भी यह देखा जाना चाहिए कि यदि किसी क्षेत्र में अगर वन क्षेत्र में आग लगती है तो उसके लिए तुरंत रेस्क्यू किया जाए, उसको बढ़ने से पहले उसका निवारण, उसका निपटारा किया जाए, परंतु ऐसा नहीं होता है। दूसरा कारण है गैरकानूनी कार्य। गैरकानूनी कार्य में इसमें वनों की अवैध कटाई इसमें सम्मिलित होती है। और तीसरा है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या के कारण भी आज जो वन संसाधन है वो खतरे में है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ जो है वनों से जो प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं या लकड़ी है, इसकी मांग में वृद्धि हुई है और मांग में वृद्धि के कारण वनों की कटाई में वृद्धि हुई है। तो इन सब कारणों को देखते हुए यह साफ जाहिर हुआ है कि बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ जो वनों हैं उनकी उत्पादकता में, उनकी मात्रा में, उनके क्षेत्र में काफ़ी कमी आई है। तीसरा संसाधनात्मक उपयोग। वनों से प्राप्त होने वाले जो विचित्र उपज हैं उनको प्राप्त करने के लिए काफ़ी बड़े स्तर पर वनों की अवैध कटाई की जाती है, तो ये भी वनोन्मूलन का कारण है। इसके साथ ही नगरीकरण, क्योंकि बड़े बड़े नगरों को विकास करने के लिए, उनको नगरों के जो रोड वगैरह निर्माण करने के लिए और आवासीय क्षेत्र या आवासीय भूमि विकसित करने के लिए बड़ी मात्रा में वन भूमि को कृषि भूमि में और कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है। तो नगरीकरण भी एक तरीके से इस जो वन उन्मूलन की घटना है उसको बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। चारण भी इसका एक कोशिश राय सम्मिलित है। जलावन की लकड़ी हेतु वनों की कटाई है और रूढ़िवादिता और धार्मिक मान्यता, इसके अंतर्गत जो है कुछ जो पेड़ पौधे हैं उनको अशुभ मानकर उनको नकार दिया जाता है, उनको काट दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आज वन उन्मूलन के लिए भारत में सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। अब जो है कि क्या ऐसा जो है ये वन उन्मूलन जो है भारत में उसके क्या प्रभाव पड़े हैं, दुष्प्रभाव पड़े हैं, जिनमें पहला है मृदा अपरदन में वृद्धि। अब जो पेड़ होते हैं ये बड़े स्तर पर मृदा को बांध कर रखते हैं, परंतु जैसे वनों की मात्रा में कमी आई है तो मृदा अपरदन में दर में वृद्धि हो चुकी है, जिसके कारण मृदा की गुणवत्ता में भी ह्रास हुआ है और उसके साथ साथ मृदा की जो ऊपरी परत है उसका विकास में भी कमी आई है। दूसरा है बाड़ों की बारंबारता में विस्तार में वृद्धि। एक तरह से वन क्षेत्र जो होते हैं या पेड़ जो होते हैं, पेड़ों की पट्टी जो होती है बाढ़ को बढ़ावा देने में रोकते हैं। तो जैसे जैसे वनों में और पेड़ों में कमी आई है, बाढ़ की जो बारंबारता है, बाढ़ की जो आवृत्ति है, बाढ़ का जो हम कह सकते हैं दुष्प्रभाव जो हैं, परिणाम हैं, वो काफ़ी बड़े हैं। तीसरा है भूमंडलीय तापमान। जो विश्व स्तर पर प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो रही है, पर्यावरणीय अवनमन की जो घटनाएं हो रही है, उसके कारण विश्व स्तर पर जो टेम्परेचर है यानी ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। और इस वृद्धि के कारण कुछ ऐसे पेड़ हैं जो इस तापमान में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं।
अब बात यह आती है कि हम इन वनों को कैसे बचाएं। क्या हमें समाधान करने हैं कि जिससे इन वन का संरक्षण करके भावी पीढ़ी को उपलब्ध करवाया जा सके। इसमें पहला है कि बचे हुए वन क्षेत्रों का पूर्ण रक्षण, यानी जो नष्ट हो चुके हैं उनका तो हम नहीं कर सकते कुछ, परंतु जो वर्तमान में शेष वन बचे हैं उनका हम अच्छी तरह से संरक्षण करें और उनकी उत्पादकता को बढ़ावा दें और उनकी संख्या में बढ़ोतरी करें। दूसरा है वनों की कटाई में वैज्ञानिक व विवेकपूर्ण विधियों का उपयोग। इसमें बात यह है कि यदि हमें किसी कारण से, आवश्यक कारणों से वनों की कटाई की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उनकी कटाई के में बहुत उन्नत तकनीक का उपयोग करना चाहिए। इसमें यूँ कर सकते हैं कि हम किसी पेड़ को काटने के स्थान पर जो काफ़ी प्राचीन है तो उसको हम रिहेबिटेट कर सकते हैं, यानी कि उस पेड़ को जड़ से उखाड़ कर कहीं और जगह उसको पुनर्स्थापित किया जा सकता है ताकि पेड़ों की संख्या में कमी भी ना हो और पुनः उस पेड़ को जीवन प्राप्त हो। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वनों की कटाई के लिए उपयोग की जानी चाहिए ताकि जो कटाई है उनके प्रभाव में कमी आ सके। इसके अलावा और भी बहुत कारण हैं और भी बहुत हम सुझाव कर सकते हैं कि जो भारत में जो अनेक सब संस्थाएँ हैं और साथ ही साथ आवासीय स्तर पर प्रत्येक घर में हम वृक्षों के रोपण के लिए या फिर एक वृक्ष का लगाना अनिवार्य कर दिया जाए। सामाजिक वानिकी को बढ़ावा दिया जाए। जो बड़े बड़े नगरीकरण हैं, नगरी शहर मतलब शहर हैं, जो बड़े शहर हैं उन शहरों में ग्रीन बेल्ट डेवलप की जाए, रोड के किनारे वृक्ष लगाए जाएँ। इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें कि ग्रीन पार्क विकसित किया जाए, हर्बल पार्क डेवलप किए जाए। ये सब चीज़ों से हम वर्तमान में वन के संरक्षण कर सकते हैं और जो दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं उन्मूलन के उनको भी हम कम कर पुनः उनको पुनर्स्थापित कर सकते हैं। तो ये तो थे वन संसाधन, और अब हम अगली जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे जल संसाधन।